आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है ये जानेंगे। इसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि उपचयन क्या होता है और किसी का अपचयन किसे या कब कहते हैं। अगर किसी भी पदार्थ में अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ +O2 लिखा है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलेंगे कि उसका उपचयन हुआ है। और अगर उसमें से ऑक्सीजन हटता है तो उसे बोलेंगे अपचयन हुआ है। तो एक तो चीज़ याद कर लो अभी का अभी, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उप, ठीक है, ऑक्सीजन हट रहा है तो अप, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये है कॉपर, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें इस कॉपर नामक अभिकारक के साथ में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदला है, ठीक है। पहले ये कॉपर अकेला था और अब इसमें क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। यानी इस अभिकारक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, इस अभिकारक के अंदर वृद्धि हुई है। तो यानी इस कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ, उपचयन। क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड है, जब हम हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन माइनस होके कॉपर में बदल जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या बना देता है, H2O जल बना देता है। अब एक बात बताइए, इस कॉपर ऑक्साइड नामक अभिकारक से ऑक्सीजन क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन हटता है, यानी कि इसका क्या हुआ है, इस अभिकारक का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि उपचयन क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका बोलते हैं उसका अपचयन हुआ है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक से ऑक्सीजन रिमूव होता है, हटता है, ह्रास होता है, तो उसे बोलते हैं अपन अपचयन, ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं कैसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये एक अभिक्रिया है, ठीक है। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है, ठीक है। यानी इसका क्या हुआ है, अपचयन। अब अपन हाइड्रोजन की बात में करते हैं तो ये हाइड्रोजन किस में बदल जा रहा है, जल में बदल जा रहा है, ठीक है। यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है, यानी इसका क्या हुआ है, उपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का तो हो रहा है अपचयन और दूसरे अभिकारक का हो रहा है उपचयन, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे। अब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है उपचयन और अपचयन। आपको इतना याद आता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है उस अभिकारक में से ऑक्सीजन का हटना। ऐसो को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉपर है और ऑक्सीजन है, जब इसको ताप देते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर ये जो अभिकारक है कॉपर, इसका क्या हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, यानी इसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब इस कॉपर का क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। एक और उदाहरण देखिए कि ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। अब इसकी अभिक्रिया से कॉपर और हाइड्रोजन का जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने के क्रम में ऑक्सीजन माइनस हुआ है, इसका मतलब इस अभिकारक का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है। अब हम एक सामूहिक रूप से देखते हैं ये अभिक्रिया, देखो आप, ठीक है। इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन माइनस हुआ और ये कॉपर में बदल गया, यानी इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन प्लस हुआ और ये जल में बदल गया, यानी इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी एक अभिकारक का तो अपचयन हो रहा है, किसी दूसरे अभिकारक का उपचयन हो रहा है, तो उसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। यानी
किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो किसी अभिकारक में अभिक्रिया में एक अभिकारक तो क्या होता है, उपचयित, और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के। ठीक है, कोई दो उदाहरण आप याद कर लीजिए। तो ये जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है। अब आप यहाँ स्थिति देखिए, जिंक ऑक्साइड के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये किस में बदल रहा है, जिंक में बदल रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कार्बन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है उसका तो क्या हो रहा है, अपचयन, उसका क्या हो रहा है, अपचयन, और जो कार्बन है और उसका क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, सेम ऐसा मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए। ठीक है, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड और जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड और जल और Cl2 यानी क्लोरीन गैस अलग से निकल जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, माइनस हो रही है, माइनस हो रही है। तो जब माइनस होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अपचयन हो रहा है। किसका, इसका अपचयन हो रहा है, इस अभिकारक का अपचयन हो रहा है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड में जल बन रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में जो है अपचयित हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। फिर से मैं आपको बता दूं कि रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन मतलब किसी अभिकारक से जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जुड़ जाती है। अपचयन का मतलब होता है किसी अभिकारक में ऑक्सीजन क्या होती है, हट जाती है। ये देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसमें इसका क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन माइनस हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है इस अभिकारक से, तो इस अभिकारक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो क्या होता है, अपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक उपचयित हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। ठीक है, अब दैनिक जीवन में हमने क्या इस प्रकार की उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। तो उसके दो महत्वपूर्ण प्रभाव है, एक संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का सबसे जो इजी एग्जाम्पल है वो है आपका लोहे में जंग लगना। ठीक है, इसके माध्यम से हम समझते हैं, ये आपने सभी ने देखा होगा आम जीवन में कि लोहे में जंग कैसे लगती है, क्या लगती है। देखो, दरअसल क्या होता है, लोहा, जैसे मान लीजिए ये लोहा है। ठीक है, जब आप नया लोहा लाते हैं या एकदम जो शुद्ध लोहा जिसे कह सकते हैं लाते हैं तो ये चमकदार होता है, लगभग नया होता है। कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, इसमें जंग लगने लग जाती है। ठीक है, तो इससे लोहा क्या हो जाता है कि या तो लगभग भूरा जैसा हो जाता है या इसकी परतें टूटने लगती है। ठीक है, यानी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, ऐसा होता है कि ये लोहा लगातार ये जब लोहा वातावरण में उपस्थित होता है, ठीक है, लगातार ये जब लोहा वातावरण में उपस्थित होता है तो वातावरण में उपस्थित जल और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है। ठीक है, तो ये जैसे प्योर शुद्ध लोहा को Fe कहते हैं, फेरस कहते हैं था, और लगातार जल और वातावरण के संपर्क में रहा सालों तक। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, ठीक है, आयरन के Fe2O3 इस तरह से ऑक्साइड बना लेता है। अब बताओ, इस आयरन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो ये लोहा वातावरण के जल और ऑक्सीजन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। ठीक है, और जब ये उपचयित हो जाता है तो क्या कर लेता है, ये अपनी जो वास्तविक प्रकृति है
वास्तविक प्रकृति है उसको खो देता है, यानी वास्तविक चमक उसकी कम हो जाती है, वास्तविक रंग है जो फीका पड़ने लग जाता है, और हम जिसे कहते हैं कि इसमें जंग लग गई। ठीक है, अब ये जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है अपने आप में कैसी प्रक्रिया है? उपचयन प्रक्रिया है। उपचयन क्या हो रहा है इसके अंदर? शुद्ध धातु के अंदर आसपास के वातावरण के जल, ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता के परिणाम स्वरूप ये जो शुद्ध लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके लोहे की ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? लोहे के ऑक्साइड बना देता है, और इसे बोलते हैं रस्टिंग इन आयरन या जंग लगना। ठीक है, तो ये देखिए हम पढ़ लेते हैं कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई चमकीली वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? चांदी भी बहुत बार क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। तांबे पे भी हरी हरी परत पड़ जाती है। ठीक है, ये भी उपचयन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है। यानी इसमें शुद्ध धातु के अंदर क्या होती है? शुद्ध धातु आसपास के वातावरण से या आसपास के जल, आर्द्रता, नमी से ऑक्सीजन ग्रहण करके अभिक्रिया कर लेती है और अपना ऑक्साइड बना लेती है, यानी उपचयन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना भी संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण अपने आप में क्या है? एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो अब संक्षारण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? आप धातु की सतह पर पेंट कर दो। ठीक है, वार्निश, तेल या ग्रीस लगा दो, या गैल्वेनीकरण की विधि द्वारा जिंक का लेपन कर दो, जिसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, या जंग रोधी विलयनों का उपयोग कर दो। एक हद तक इससे क्या हो गया कि हम संक्षारण से क्या पा सकते हैं? निजात पा सकते हैं। हालांकि फिर भी यह समस्या क्या है? बरकरार है। उसके अलावा एक दूसरी समस्या और आती है, और नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये क्या होती है? इसकी देखो पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका स्वाद या गंध क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कैसे? जैसे कि आप कोई भी तेल से तली हुई या वसा युक्त सामग्री को बनाएं, जब वो फ्रेश होगी यानी जब वो ताज़ी होगी तब उसका टेस्ट और स्मेल सही होगी, लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्या हो जाएगी? तेल की स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, या अलग प्रकार की, ठीक है, अरुचिकर है जो गंध उसके अंदर है आने लग जाती है, तो इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, ये तो आप सबने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि ऐसा होता है जब कोई तेल से बनी हुई चीज़ या घी से बनी हुई चीज़ या जिसमें बहुत ज़्यादा वसा हो, वसायुक्त वस्तु होती है। ठीक है, वसायुक्त वस्तु होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? अपने आप में लंबे समय में रखने के पश्चात क्या होती है? उसमें एक प्रकार की गंध आने लग जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में खुला रखते हैं तो क्या हो जाता है? उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उनसे रिएक्शन कर लेती है। क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध बदल जाता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, यानी उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उनका उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। देखो, एक चीज़ हम जो कर रहे थे वो ये थे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, के प्रभाव उसमें हमने संक्षारण देखा, जिसमें लोहे में जंग लगना सबसे प्रमुख उदाहरण था। हमने देखा कि जो लोहा होता है, शुद्ध लोहा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जल, ऑक्सीजन या आर्द्रता से रिएक्शन करके लोहे का ऑक्साइड बना लेता है, यानी लोहे का क्या हो जाता है? उपचयन। उपचयन का मतलब वही तो होता है ना कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना।
ठीक है, और इस वजह से लोहा में क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। ठीक वैसे ही विकृत गंधिता में हमने देखा कि जो खाद्य सामग्री होती है, ठीक है, खाद्य सामग्री होती है, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री, वो लंबे समय तक खुले वातावरण में रखने से अपने आसपास के वातावरण या वायु में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाती है, उपचयन हो जाता है या उपचयित हो जाती है, ठीक है, या इस उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वजह से इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, हो जाती है। तो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब इसका उपाय क्या है विकृत गंधिता का, तो सबसे पहले खाद्य सामग्रियों में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला कर रखो, ठीक है। दूसरी चीज, इनको वायुरोधी बर्तनों में रखो। आप खुला छोड़ेंगे तो ये इसकी संभावना ज़्यादा होगी कि वो जल्दी ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर पाएगी, लेकिन अगर आप वायुरोधी बर्तनों में बंद करके रखेंगे तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी कि कम हो जाएगी कि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर पाएँ। उसके अलावा जो चिप्स बनाते हैं, ठीक है, आलू चिप्स या जो भी बनाना चिप्स है, वो क्या करते हैं, जो चिप्स की पैकेट होती है उसमें से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के साथ में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन फिर नहीं करते चीज़ें, ये क्या होती है, कम सक्रिय गैस होती है, ठीक है। तो वो जो चिप्स है वो लंबे समय तक उसका टेस्ट और स्मेल क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब कुछ छोटे प्रश्नों को यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अच्छा ये वाला जरूर याद कर लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें उष्माक्षेपी कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें उष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। अच्छा, बाकी सब तो हमने समझ लिया था, ये शायद लाइन कहीं बीच में आई नहीं थी, इसको अभी समझते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण क्या होता है। देखो समझो इसको कि कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती है, जैसे कि आपने ये जो बीकर है, ठीक है, इसमें जलीय विलयन था, आपने कुछ रिएक्टेंट डाले और प्रोडक्ट के रूप में आपने देखा कि कुछ नीचे जमा रह गया, ठीक है, पानी ऊपर रह गया, ठीक है, जल ऊपर रह गया, और ये जो पदार्थ है श्वेत पदार्थ नीचे जमा रह गया, ठीक है। वाइट पीपीटी या कोई भी कलर की पीपीटी हो सकती है, ठीक है। ये जो नीचे जमा रह जाता है पदार्थ उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप या प्रेसिपिटेशन, पीपीटी भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इस अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप नीचे जमा हो जाता है उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। देखो विलेय होता, अगर ये विलेय मतलब जो घुलनशील होता तो ये पानी में घुल जाता ना, नीचे क्यों जमता, ये पानी में घुलनशील नहीं है तभी तो नीचे सेटल डाउन हो गया अलग से और पानी अलग रह गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटे सवाल देख लेते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। ये देखिए लेड ऑक्साइड है, सीसा जिसको बोलते हैं, कार्बन, और ये लेड और कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं इसकी सीसा, ठीक है,